दिस कंप्यूटर। ओके, तो पिछली कक्षाओं में या पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। खत्म हो गया था क्या? ये थ्योरी खत्म हो गई थी, शायद डाउट नहीं करा, मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए थे ठीक से। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट तो खत्म कर लिया था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या सीखा था, एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं उसका। क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले सीखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट, उसका दूसरा नाम है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिजल्ट होता है, जो प्रोडक्ट करने के बाद जो मिलता है वो एक वेक्टर होता है। इस क्योंकि ये वेक्टर है, इसके पास दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड होगा वी वेक्टर का वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। हमने देखा था ए बी, बी के दो कंपोनेंट के थे, एक ए के अलोंग, एक ए के परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट में क्या किया था, ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। तो ए इंटू बी साइन थीटा ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा किसी भी प्लेन का, वो दो दो होते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना होगा। कैसे सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट करने का तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल। ए क्रॉस बी करके राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे करना होगा कि आपका एक वेक्टर की तरफ आपके सारे फिंगर्स हों, सच दैट जब वो फोल्ड हो तो दूसरे वेक्टर की तरफ जाएं। ऐसे में जब अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स फोल्ड करिए, अंगूठा किधर पॉइंट करेगा। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो यू विल सी कि अंगूठा जो है वो प्लेन से बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसलिए ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस पेपर के प्लेन के बाहर की तरफ, आपकी मोबाइल स्क्रीन से या टीवी कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर की तरफ। ठीक है, फिर हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखना शुरू किए थे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो देखी थी वो क्या थी कि ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं। प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। इनफैक्ट ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का, ए बी साइन थीटा ही रहेगा। पर डायरेक्शन क्या होगा, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ए क्रॉस बी अगर प्लेन से ऊपर होगा तो बी क्रॉस ए प्लेन के अंदर होगा। इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। दूसरा, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। नहीं, नॉट काटा था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रिक्टली मेंटेनिंग द ऑर्डर। मतलब अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो इट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, आप यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए नहीं कर सकते, ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। जो यहाँ ऑर्डर है उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी रहेगा। ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू ए बी साइन थीटा होता है। मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज सिंपली ए बी व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। मतलब अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। मिनिमम वैल्यू 0 होती है अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों। किसी भी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस ए कर रहे हो। अब ये वाला ए वेक्टर और ये वाला ए वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, साइन थीटा 0 डिग्री, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी 0। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी ऑब्वियसली 0 होगा, मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होगा एंड सो ऑन। हम लोग आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के लिए तरीका देखे थे, क्या देखे थे? ये वाला आई जे के ऐसे लिखना है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अगर उल्टा चले, जे क्रॉस आई तो माइनस के, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई। ठीक है, और मैंने बोला था ये आप खुद से ट्राई करेंगे अपने कहीं पेपर वगैरह पे, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाएंगे और राइट हैंड थंब रूल लगा के ट्राई करेंगे कि ये छह चीजें सही हैं या गड़बड़ है। चलो, इसके आगे क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, मतलब अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। एक लंबा चौड़ा मेथड था, हम लोग उसको
मैं उसके बारे में बात किया था कि इस आई कैप को इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो 0, इसको जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो के कैप, इसको के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो तो माइनस आई कैप, एंड सेम तरीके से पूरा सॉल्व कर सकते हो। बट वो तरीका बहुत हेक्टिक हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा और गलतियां होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। इसलिए हमारे पास इसी चीज़ को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका है जिसमें हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट को। किसको यूज़ करते हैं? डिटर्मिनेंट। ये हमारा डिटर्मिनेंट है। ए अगर मेरे पास ए वेक्टर है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप और बी वेक्टर है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, तो ऐसे में ए क्रॉस बी को मैं इस डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ क्या लिखा है आई कैप जे कैप के कैप। ये मैंने बाद में बताया था, लिखा क्या गया है आई कैप जे कैप के कैप ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। मतलब यहाँ वाला ए वन ए टू ए थ्री, यहाँ वाला बी वन बी टू बी थ्री। ए क्रॉस बी है तो पहले ए बाद में बी, बी क्रॉस ए होगा तो ऊपर बी वन बी टू बी थ्री, नीचे ए वन ए टू ए थ्री। ठीक है। इसके बाद बेसिकली आंसर क्या आएगा? आई कैप का कोएफिशिएंट आएगा कुछ जे, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर वेक्टर आने वाला है, तो वेक्टर होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ आई कैप का कोएफिशिएंट होगा, कुछ जे कैप का कोएफिशिएंट होगा, कुछ के कैप का कोएफिशिएंट होगा। तो आई कैप का कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके रो और कॉलम को ढक लेंगे, बचेगा क्या? ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री। हम इसमें इस तरीके से काम करेंगे, ए टू इंटू बी थ्री माइनस ए थ्री इंटू बी टू। इतना हो जाएगा आई कैप का कोएफिशिएंट। जे कैप का कोएफिशिएंट निकालने के लिए इसके रो कॉलम ढक लेंगे तो क्या बचेगा? ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री, तो ए वन इंटू बी थ्री माइनस ए थ्री इंटू बी वन। पर जेकब के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे एक माइनस यूज करोगे तो माइनस जेकब इंटू ए वन बी थ्री माइनस बी थ्री ए वन, मैंने ए थ्री बी वन, सॉरी। इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने रिवाइज करा दिया फटाफट में। अब हम लोग इसका एक बार इस पे बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ए वेक्टर इज ईस्टवर्ड्स एंड बी वेक्टर इज डाउनवर्ड्स, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये आप लोग एक बार ट्राई करेंगे कि ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में होगा। जल्दी सॉल्व करिए। आप लोग सुन पा रहे हो ना मुझे? कोई रिस्पॉन्स नहीं यस आ रहा है। सर। हाँ तो इसको सॉल्व करिए। साग्निक आपका आंसर गलत है, तमन्ना आपका आंसर भी गलत है, फिर से ट्राई करिए। नित्यम निलय ने बोला नॉर्थ। ठीक है। दीपान्विता का गलत है। आदित्य ओझा आपका ठीक है। सौहार्द माझी आपका भी ठीक है। ऋतिक राज का भी ठीक आंसर है। तमन्ना आपका एकदम गलत आंसर है। देखो क्या होगा, लोग इसमें गड़बड़ कहाँ करते हैं ये समझिए। सबसे पहले तो लोग लिखते हैं ए वेक्टर इज ईस्टवर्ड, ओके तो ए बना दिया इधर, ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन में ए वेक्टर। फिर बोलते हैं बी वेक्टर इज डाउनवर्ड्स, तो बी वेक्टर बना दिया नीचे की तरफ। तो ए क्रॉस बी में उन्होंने राइट हैंड थंब रूल लगाया, अगर आप भी लगाओगे तो यू विल फाइंड कि ए क्रॉस बी इज इनसाइड द प्लेन। बट ये बिल्कुल ही सरासर गलत आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होगा। ऑप्शन में आपके जो छह जो छह डायरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, दैट्स इट। आपके ऑप्शंस में यही होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन। अब हो सकता है नॉर्थ ईस्ट हो नॉर्थ वेस्ट हो, वो अलग चीज है, बट यही
चीजें होंगी, इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी, यहां से तो मुझे इनसाइड द प्लेन दिख रहा है। मुझे इस सॉल्यूशन में भयानक गड़बड़ लग रही है। क्यों गड़बड़ लग रही है बताते हैं। मैं एक बार इसको सॉल्व करने के लिए पूरा अलग से सेपरेट पेज लेता हूं। कहा है कि ए वेक्टर इज ईस्टवर्ड्स एंड बी वेक्टर इज अलोंग इज डाउनवर्ड्स। ओके, लोग बोले, आप लोग बोले या आप कई लोग ऐसा बोले कि ये ए वेक्टर है, दिस इज अलोंग ईस्ट, एंड ये बी वेक्टर है, दिस इज अलोंग दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं बोलूंगा तो फिर साउथ किधर है? अगर ये इधर ईस्ट है, इधर डाउन है, तो साउथ किधर है? आप बोलेंगे सर साउथ नीचे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन का सेम होता है? बताइए मुझे, क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन सेम होता है या No, डिफरेंट होता sir. है? हाँ, No, sir. They are not same. दे आर नॉट सेम। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब नीचे हुआ, हम नीचे देखते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन तो एक प्रॉपर डायरेक्शन है ना। तो प्रॉब्लम, सारा कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि हम लोग बचपन से ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं चीजों को। हम लोग बचपन से इसी तरीके से अपने मैप में मान के बैठे हैं कि नीचे साउथ होता है। पर सही में सोचिए, आप जब अपने पेपर में नीचे ड्रॉ करते हो, कोई एरो बनाते हो नीचे की तरफ, तो ये सही में नीचे की तरफ है क्या? नहीं है। असली में अगर नीचे की तरफ वाला डायरेक्शन देखोगे तो वो आपके पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ है। ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपका साउथ है और ये आपका ईस्ट है। ऊपर नॉर्थ, नीचे इधर वेस्ट, और ऊपर की तरफ अप होगा। ऑब्वियसली ऊपर की तरफ अप होगा, राइट? ये सही रिप्रेजेंटेशन हुआ ना। हम्म। तो अब देखिए आपका ए वेक्टर किधर है? ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बता दो, क्रॉस का मतलब होता है पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ। यहाँ क्रॉस का मतलब मैं प्लेन के अंदर की तरफ बना रहा हूँ। अब यहाँ पर जब आप क्लास में बैठे हो तो काफी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं इन चीजों को। पर आप लोग मुझे एक 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे देख रहे हो, 3 डायमेंशन में नहीं देख रहे हो। इसलिए यहाँ पर जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। कुछ जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, देख ही रहे हो ऑब्वियसली, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने मोबाइल को हाथ में ऐसे होल्ड करने की जगह जमीन पे सीधे रख दीजिए। मतलब किसी टेबल पे सीधे रख दीजिए। जैसे आप कॉपी खोलते हो अपने डेस्क के ऊपर, वैसे ही आप अपने फोन्स वगैरह को रख दीजिए। अगर कोई कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहा है तो उसके पास कोई और उपाय नहीं है। वो एक काम करिए, बस इमेजिन करिए कि कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो टिल्टेड है आपके नीचे की तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। इमेजिन करिए बस ऐसे। ठीक है? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपकी स्क्रीन पे एक मैप बनाता हूँ इंडिया का, लेट्स से ये इंडिया का मैप है। अब मुझे इंडिया का मैप बनाना नहीं आता, ठीक है? मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मत बोलना कि मैं एंटी नेशनल हूँ या कुछ हूँ, ठीक है? बस मैं, ये इंडिया है, लेट्स से। तो इंडिया में इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है? इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यही है ना इंडिया में। आप मुझे बताइए, अगर आप इंडिया में खड़े होके ऊपर देखें आसमान की तरफ, तो आप किधर देख रहे होंगे? बेसिकली यहाँ से ऊपर की तरफ, उस डायरेक्शन को, क्योंकि वो आपके पेपर के प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है, उसको मैं ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन और क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। इनवर्ड्स, आउटसाइड नहीं बोलना चाहिए, आउटवर्ड्स बोलना चाहिए। और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड्स। तो इस प्लेन से ऊपर निकलता हुआ क्या होगा? ये अपवर्ड डायरेक्शन होगा। और अंदर जाता हुआ डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। आप समझ पा रहे हो इस चीज को कि नहीं समझ पा रहे हो? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अभी के भी रोक दो मुझको। बाद में मत बोलना कि सर वहां कंफ्यूजन था इसलिए आगे का समझ में नहीं आया।
तो अब मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है। ए वेक्टर मेरा ईस्ट डायरेक्शन में है और बी वेक्टर मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ए इज अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, बी इज अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स ए अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो ए इधर है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर। दूसरा कि क्योंकि बी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बी मेरा अंदर की तरफ है प्लेन के। अब जरा एक बार ए क्रॉस बी अपने हाथों से करके देखो तो ये बी वेक्टर अंदर की तरफ है, तो ध्यान रखना अंदर की तरफ, पेपर के प्लेन से नीचे जा रहा है ये। अब जरा ए क्रॉस बी अपने हाथों से करके देखो तो अंगूठा किधर आता है? राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो तो किधर आता है अंगूठा? तमन्ना आप ट्राई करिए। जिन लोगों ने गलत आंसर दिया था उन्हीं को कर रहा हूँ। तमन्ना आप ट्राई करके बताइए कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आ रहा है। तमन्ना बताएंगे और दीपान्विता बताएंगी और साग्निक बताएगा। साग्निक ने सही बता दिया है। तमन्ना और दीपान्विता किधर आएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन? देखिए, अगर आप ए की तरफ फिंगर्स को रखेंगे, फोल्ड करके बी की तरफ ले जाएंगे, बी की तरफ नीचे की तरफ, तो फिंगर्स नीचे की तरफ फोल्ड होंगे, तो थम्स किधर पॉइंट करें? इधर पॉइंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब ये कौन सा डायरेक्शन है? दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। सो ए क्रॉस बी इज अलोंग नॉर्थ। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थवर्ड, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। इसी को बनाने का एक और तरीका होता है। क्रॉस और डॉट हर बार समझ में नहीं आता। कई बार हम लोग, जैसे मैं भी कई बार पेपर में ऊपर की तरफ को अप बोल देता हूँ, नीचे की तरफ को डाउन बोल देता हूँ। ठीक है, इधर मेरा मैंने ईस्ट मान लिया, तो नॉर्थ और अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकता। नॉर्थ किधर होगा? ऐसे पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ये पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ है। ध्यान दीजिए, जब हम एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस या चलो ठीक है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस हम लोग इधर ऐसे बनाते हैं, ये प्लेन के बाहर की तरफ है। अगर मुझे प्लेन के अंदर का डायरेक्शन बताना हो तो उसमें उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि मैं अपने पेपर के प्लेन के पैरेलली खड़ा हूँ, मेरे सामने नॉर्थ है, मेरी दाईं तरफ ईस्ट है और मेरे सर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा ए वेक्टर किधर है? ए वेक्टर इज अलोंग ईस्ट, सो ये हो गया मेरा ए वेक्टर। एंड बी वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये रहा मेरा बी वेक्टर। अब जरा देखिए तो ए क्रॉस बी किधर आ रहा है? इस पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ आ रहा है, और पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ क्या मान रखा है मैंने? नॉर्थ डायरेक्शन मान रखा है। तो मान के रखा मतलब क्या है? मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, इसलिए ए क्रॉस बी किधर आएगा? पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ, दैट इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो दोनों में से किसी भी मेथड में तो प्लीज अभी के अभी बता दो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम एज देयर डॉट प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का जिसका मैग्नीट्यूड सेम एज डॉट प्रोडक्ट है, तो एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में? बहुत ही ज्यादा आसान है। 45 डिग्री। हाँ, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी cos theta, this implies tan theta equals to 1, this implies theta is equal to 45 डिग्री। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होगा? 45 डिग्री होगा। एग्जाम्पल नंबर 23 ट्राई करिए।
आयुषी, आपको पिछले क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड समझ में नहीं आया? मैं क्वेश्चन आगे बढ़ गया हूँ तो मैं काम करूंगा। आयुषी, आपको लगता है पिछले क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड समझ में नहीं आया, तो अब एक काम करते हैं, उसको जो डाउट सेशन के लिए जो टाइम है ना उसमें कर देंगे, ठीक है? ये हुआ क्वेश्चन 23। देखो भाई, बहुत आसान है, इतना टाइम लग रहा है मतलब सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या देखो, दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है थीटा, एंड वी नीड टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब मेरे को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, दैट इज वी नीड वी कैप, है ना? तो वी कैप क्या हो जाएगा? वी कैप इज सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, या वी कैप इज सिंपली वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा। ये आपका आंसर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा। साग्निक, आपको समझ में आया? गलत आंसर दे रहे थे आप। यस सर। सर बहुत हेजी आ रहा है हेजी आ रहा है मतलब? सर, क्लियर नहीं आ रहा था। देखो बेटा, आपका इंटरनेट का इश्यू है, वो ठीक नहीं से सर, मेरा टावर ठीक है सर। तो और भी किसी को दिक्कत हो रही है? क्योंकि मेरे को एकदम क्लियर आ रहा है मेरे मोबाइल पे। सर क्लियर आ रहा है मेरे में। क्लियर आ रहा है सर। वो बीच बीच में बेटा इंटरनेट स्लो हो जाता है ना, तो उससे आपका क्या करते हैं ना, रिजोल्यूशन कम कर क्लियर देता आ है। रहा है सर। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक। ये दिक्कत रहेगी यार, ऑनलाइन में कुछ नहीं कर सकते। बीच बीच में आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा तो वो ब्लर हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो आपका जो रिजोल्यूशन है वो कम कर देगा सॉफ्टवेयर। कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर यही करेगा कि रिजोल्यूशन कम कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, वी नीड टू फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिटर्मिनेंट का। कैसे होगा ये? आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके बाद ए वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पे। आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। जे कैप का कितना है यहाँ पे? -2 है। के कैप का 4 है। बी वेक्टर में आई कैप का 3 है, जे कैप का -1 है, और के कैप का 2 है। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप क्या कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? इसका रो और कॉलम ढक दिया, फिर हमने लिखा -2 इंटू 2 दैट इज -4, -4 इंटू -1 दैट इज -4, -4। जे कैप के साथ माइनस लगता है तो माइनस जे कैप इंटू इसका रो कॉलम ढक दिया, 1 इंटू 2 इज 2, -4 इंटू 3 इज 12, प्लस के कैप का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? के कैप का रो और कॉलम ढक दिया, 1 इंटू -1 इज
-1 -2 into 3 is -6. सो दिस इज इक्वल टू, देखो ये तो कट गया, आई कैप का कोएफिशिएंट कुछ बचा नहीं, 0। जे कैप के लिए क्या बचा, माइनस जे कैप इंटू -10 दैट इज +10 जे कैप, और के कैप का क्या बचा, -1 +6 सो +5 के कैप। ये आपका आंसर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, 10 जे कैप प्लस 5 के कैप। समझ में आया कि नहीं आया? दिवांशु मुखर्जी बाहर चले गए। ये क्लियर है सब लोगों को कैसे किया हमने? यस सर। तो एक बार फिर से बिना कॉपी के खुद से इसको देख के कॉपी मत करिए, यहाँ तक भले ही कॉपी कर लीजिए, उसको देख के कॉपी मत करिए, खुद से यहाँ से यहाँ पहुंचने की कोशिश करिए। सर कोई गाना बजा रहा है। हम्म। वो ये क्वेश्चन सॉल्व, एग्जांपल 25। नहीं हुआ? A² B sin थीटा cos थीटा। हाँ सर, मेरा भी वही है। वही आ रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, क्या मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को वी वेक्टर लिख सकता हूं? मैंने मान लिया इसको वी वेक्टर लिखूंगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, दैट सिंप्लीफाइज टू ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, है ना? सो दिस इज इक्वल टू ए वी cos ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। ए वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? देखिए वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, सो ए और वी के बीच का एंगल है 90 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कोई A² B cos थीटा sin थीटा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 0। कैसे? डायरेक्ट कैसे समझेंगे? ये जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, सर एक बार और अच्छे से समझा दीजिए। आपने ऐसी बात करी कि लाइट चला गया। देखिए क्या बोल रहा है,
ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी करना है ना। नाउ ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, हाँ या ना? क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है, एंड दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हाँ या ना? हाँ सर, समझ। तो ये जो वेक्टर बना, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। सो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको एक ऐसे वेक्टर के साथ जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। तो अब वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है देखो, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, लेट्स से ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, और ये एंगल थीटा है। तो इस पैरेललोग्राम का कोई मेरे को एरिया बता सकता है? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। ए बी साइन थीटा। कितना होगा? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा होगा। देख के लग रहा है कुछ क्रॉस प्रोडक्ट जैसा लग रहा है ना? तो बेसिकली अगर मैं पैरेललोग्राम के एक साइड को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं और दूसरे साइड को दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, लेट्स से बी वेक्टर, तो इसका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई दिक्कत? तो क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? दो साइड्स को वेक्टर मानते हुए उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़ता हूं फिर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर कभी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए, लेट्स से कोई भी रैंडम शेप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? ये रैंडम क्वाड्रिलेटरल है। अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट करके एरिया सीधे निकल सकता है बाय यूजिंग द टू डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। लेट्स से ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है? तो इसका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है? या यूं कहना चाहिए, इसको ऐसे लिखने के बजाय क्या लिखना चाहिए? इसको ए वेक्टर की जगह लिख दो एक डायगोनल d1 वेक्टर, इसको दूसरा डायगोनल d2 वेक्टर। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा? इसको एक बार सब लोग फटाफट कॉपी कर लेंगे। उसका म्यूजिक चल रहा था। कोई कॉल आया क्या वहाँ से? सर D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर को D1 D2 साइन थीटा लिख सकते हैं, तो फिर थीटा क्या लेंगे? देखो बेटा, कई बार क्या होगा ना आपको, अभी तो आप एकदम 10th क्लास पास करके आए हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे हो, लेकिन मैथ्स में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे, तो कई बार ये आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज
4 वर्टिसेस आर एट दिस इज पॉइंट, ठीक है। आपको इसका कोऑर्डिनेट पता होगा, इसका कोऑर्डिनेट पता होगा, इसका कोऑर्डिनेट पता होगा, इसका कोऑर्डिनेट पता होगा। आप उन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके आसानी से वेक्टर्स निकाल सकते हो। उनके बीच में एंगल निकालने के लिए पहले डॉट प्रोडक्ट करके फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात? एंगल पता नहीं होगा आप लोगों को, कई बार एंगल पता नहीं होगा, कई बार क्या करना होगा आपको, वेक्टर से काम चलाना पड़ता है। ये वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में मिलेंगे, ये वाला वेक्टर भी, ये वाला वेक्टर भी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके आप सीधे सीधे एरिया निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। यस सर। वो बेसिकली आगे जाके आपको काम आएगा। अभी इसका यूज फिजिक्स में नहीं, इसका यूज सिर्फ मैथ्स में। ओके, वैसे इसके बारे में मैं और भी चर्चा कर सकता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड, बट उसकी अभी जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लोग सब लोग ऑलरेडी सॉल्व पढ़ के आए हैं। क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड तो सबने पढ़ा है ना क्लास 10th में हल्का हल्का। लेट्स से इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखा हुआ है, जिसमें करंट जा रहा है आई। तो आपने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो उसका डायरेक्शन मिलता है राइट हैंड थंब रूल से। उसमें बहुत ही स्पेशल केस था वो, जो आपने पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन मिल जाता है फोर्स का और मैग्नीट्यूड मिल जाता है। वो स्पेशल केस कौन सा था, जिसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो तो ऐसे में जो फोर्स होता है दैट इज सिंपली गिवन बाय आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एल वेक्टर क्या है, इस वायर के इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का एक वेक्टर, ये वाला है आपका एल वेक्टर। सो आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है। इसकी जरूरत भी आपको क्लास 12th में पड़ेगी, 11th में नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा यूज 11th क्लास में नहीं है, थोड़ा बहुत यूज, और 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ ही नहीं पाओगे ठीक से। बट फिर भी इसका जो मेन यूज आता है वो क्लास 12th में होता है, और उसके बाद आगे तो कॉलेज वगैरह में तो होता ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स जो हमें पढ़ना है। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एकदम नया, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक कहाँ, वेक्टर समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? तो नया चैप्टर शुरू कर लीजिए, मोशन इन अ प्लेन। एक्चुअली मैंने इसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन कह दिया गलती से, क्योंकि इस चैप्टर में 90% पोर्शन प्रोजेक्टाइल मोशन है। वैसे चैप्टर से थोड़ा सा बड़ा है। चैप्टर का पूरा नाम है मोशन इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन में होने वाले मोशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब पार्टिकल एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव करने के लिए मजबूर था। अब पार्टिकल एक प्लेन में मूव करेगा, तो मोशन इन अ प्लेन हमें पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो एक बार सब लोग जल्दी जल्दी नया चैप्टर का हेडिंग वगैरह डाल लीजिए, फिर मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। चलो ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने के लिए, समझने के लिए, हमें एक एग्जाम्पल से शुरुआत करनी होगी। वो एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पार्टिकल है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट एन एंगल 37 डिग्री विथ एक्स एक्सेस। अब आप बोलोगे सर 37 डिग्री कौन सा एंगल है, तो मैंने आपको बताया था, फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, रिवाइज करा दूं आपका। जो सबसे बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं 3, 4 और 5, उस पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला एक ट्राइंगल बनाइए। ये 3, ये 4
ये 5। तो ऐसे में ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 53 डिग्री होगा। sin 37 डिग्री विल बी इक्वल टू 3/5, cos 37 डिग्री विल बी इक्वल टू 4/5। ठीक है बेटा। अगर 53 डिग्री के बारे में बात की जाए तो sin 53 डिग्री विल बी इक्वल टू 4/5 एंड cos 53 डिग्री विल बी इक्वल टू 3/5। ये हमारा बहुत ही बेसिक सा एक ट्रायंगल है जिसके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं। 37 डिग्री के एंगल के लिए या 53 डिग्री के एंगल के लिए अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये वाला ट्रायंगल बनाइए, तुरंत आंसर आ जाता है। ओके, सो हमारे पास इस एग्जांपल में कहा गया है कि ये एक बॉल है, इसको मैंने कह दिया बॉल नंबर 1। ये बॉल नंबर 1 वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव करती है एक्स वाई प्लेन में एट एन एंगल 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द डायग्राम। इसके अलावा दो बॉल्स और हैं, ये बॉल 2 कह देता हूँ, उसको बॉल 3 कह देता हूँ। ये बॉल 2 एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से और बॉल 3 मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकंड से वाई डायरेक्शन में। देखिए आइडियली अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि 1, 2 और 3 हमेशा शुरुआत तीनों ने ओरिजिन से ही करी थी, पर डायग्राम में मैं तीनों को एक पॉइंट पे बना नहीं सकता और प्रैक्टिकली भी रख नहीं सकता, बट समझने के लिए आप अज्यूम कर लीजिए कि बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3 तीनों ने ही मोशन एक साथ शुरू किया है, ओरिजिन से शुरू किया। ठीक है, ओके, तीनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक चीज बताइए, अगर इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड है तो थोड़ी देर के बाद ये बॉल 1 कहाँ पाई जाएगी? यहाँ कहीं मिलेगी, सच दैट ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5t। अगर टाइम t तक का वेट किया जाए तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 5t डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। इस मोमेंट पर जब टाइम t हो रहा है उस मोमेंट तक ये बॉल 2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 4t ट्रेवल कर लेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 4t, 0। और आप बोलोगे सर जीरो नहीं है, नेगेटिव है भाई। मैंने बोला ओरिजिन से शुरू किया तीनों ने मोशन को, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4t, 0। अगर मैं बॉल 3 के बारे में बात करूं तो बॉल 3 कहाँ पाई जाएगी? यहाँ कहीं पाई जाएगी। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 3t। हमें फिर से अज्यूम करना है कि पार्टिकल का मोशन ओरिजिन से शुरू हुआ था। वहीं इस बॉल 1 की पोजीशन यहाँ पर है, डिस्टेंस कितना है? 5t। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? एक तो ये आ जाएगा 5t cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री इज 4/5, तो 5t इंटू 4/5 दैट इज 4t। इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4t, एक्स कोऑर्डिनेट 4t आ गया, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 5t sin 37 डिग्री, मतलब 5t इंटू साइन 37 डिग्री इज 3/5, 5t इंटू 3/5 दैट इज 3t। तो 4t, 3t ये हमारे इस बॉल नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब जरा सोचिए, इसका कोऑर्डिनेट है 4t, 3t, इसका कोऑर्डिनेट है 4t, मतलब जितना जो वैल्यू इसके कोऑर्डिनेट की एक्स कंपोनेंट की है वही वैल्यू इसका भी एक्स कंपोनेंट है। मतलब इसके पोजीशन में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही इस बॉल 2 का भी एक्स कोऑर्डिनेट है। इसकी पोजीशन का जो वाई कोऑर्डिनेट है वही इस बॉल 3 का भी वाई कोऑर्डिनेट है। मतलब बॉल नंबर 1 जो है इसके डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 4t हुआ है और वाई डायरेक्शन में 3t हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बॉल नंबर 2 का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में 4t है और बॉल नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में 3t है। मतलब कि इस बॉल 1 के डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट ए बॉल 4 का डिस्प्लेसमेंट है और इसका वाई कंपोनेंट बॉल 3 का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बेटा। अब अगली चीज ये कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करूं तो इधर 5t है, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड है। 5 मीटर पर सेकंड cos 37 डिग्री इज 4 मीटर पर सेकंड और इसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 5t sin 37 डिग्री दैट इज 3t, 0। ठीक है बेटा।
सॉरी, इसके 3t,0 गलत बोल दिया मैं, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए था, तो 3 मीटर पर सेकंड ये आया इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट। मतलब मैंने क्या देखा कि velocity of ball 1 and velocity of ball 2 along x direction is same. इसका भी 4 मीटर पर सेकंड, इसका भी 4 मीटर पर सेकंड है, and displacement of ball 4 along x direction is same as displacement of ball 1 along x direction. तो अगर बॉल 1 और बॉल 2 का x डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम है, तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। वहीं अगर बॉल 1 के बारे में और बॉल 3 के बारे में बात की जाए, तो दोनों का y डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन में सेम है, 3t 3t। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, जब पार्टिकल टेढ़ा मूव कर रहा है, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, लेकिन इसके डिस्प्लेसमेंट में जो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं है, y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर रूल क्या बना कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी से y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी से x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी से y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, y डायरेक्शन की वेलोसिटी से x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। मतलब कि motion along two mutually perpendicular directions are independent of each other. Motion along two mutually perpendicular directions are independent of each other. Motion along two mutually perpendicular directions are independent of each other. मतलब x डायरेक्शन के मोशन से y डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, y डायरेक्शन के मोशन से x डायरेक्शन के मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक स्टेटमेंट आपके मोशन इन अ प्लेन के लिए काफी है। फिजिक्स इतनी ही है, इसके आगे सिर्फ हम थोड़ी बहुत मैथ्स लगाएंगे और मैथ्स लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार इसको सब लोग कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो जब मैंने कहा कि मोशन अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उससे y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, तो उससे x डायरेक्शन की वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, अनजान होते हैं। ना तो x डायरेक्शन के मोशन से y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, ना कम होता है। मतलब दोनों मोशन ना तो दोस्त हैं, ना दुश्मन है, एक दूसरे से पूरी तरीके से अनजान है। x में जो हो रहा है होने दो, y में जो हो रहा है होने दो, दोनों को आपस में कोई मतलब ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। ठीक है बेटा? तो सर हम इस चैप्टर को कैसे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को या इस चैप्टर की थ्योरी को कैसे अप्रोच करेंगे? हम बोलेंगे जब भी कोई मोशन
ऊट पटांग होगा, जो मैं एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा एक प्लेन के अंदर, हम उस मोशन के 2 टुकड़े कर देंगे। हम बोलेंगे हम जब मोशन का एक्स कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, तो हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट के बारे में ही बात करेंगे, उस वक़्त हम वाई कंपोनेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। और जब हम वाई कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, तो हम सिर्फ वाई कंपोनेंट के मोशन में के बारे में बात करेंगे, उस वक़्त हम एक्स कंपोनेंट के मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है? ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने के लिए, इस चैप्टर के फॉर्मूले डिराइव करने के लिए, हर चीज़ के लिए। अगर आपको ये एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया और मोशन 1D ठीक से आता है, तो मोशन इन अ प्लेन में कोई कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? ओके। दूसरी बात, मोशन अलोंग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये सब तो है ही। हाँ, एक और बात ये है, तो सर दोनों अगर एकदम एक दूसरे से अलग ही चल रहे होंगे, तो आपस में हम जोड़ेंगे कैसे अल्टीमेटली अपने सॉल्यूशन को? मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बोलेंगे सर एक्स डायरेक्शन में अलग ही सॉल्व हो रहा है, वाई डायरेक्शन में अलग ही सॉल्व हो रहा है, चीजें आपस में रिलेटेड ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में कुछ पूछा जाएगा, तो उसका जवाब क्या देंगे? एक्स का अलग आंसर आ जाएगा, वाई का अलग आंसर आ जाएगा क्या? तो इसका जवाब ये है बेटा कि दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं पहचानते, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, पर दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है जिसका नाम है टाइम। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय सबके लिए चलता रहता है, सेम स्पीड से चलता रहता है। ठीक है? तो टाइम जो है वो दोनों के लिए कॉमन होगा। बेसिकली आप हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने की जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, उसमें क्या होगा? हम किसी एक डायरेक्शन का मोशन यूज करते हुए टाइम निकालेंगे, उस टाइम का यूज हम दूसरे डायरेक्शन के मोशन में करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे चल के आप देखोगे कि हाँ हम यही चीज बार बार रिपीट करेंगे, अभी तो बस हवा में बात करने जैसा लग रहा है, पर आगे चल के आप देखोगे कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब थ्योरी पढ़ेंगे, तो बार बार हम यही हरकत कर रहे होंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज। तो आप एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम
कुछ लोगों ने आंसर दिया है। ओके, देखते हैं। कहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है अलोंग 30 डिग्री with x-axis as shown in figure. Find the displacement of particle along x-axis when displacement along y-axis becomes 30 मीटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा, दैट इज 10 cos 30 डिग्री, और एक y डायरेक्शन में आएगा, दैट इज 10 sin 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5√3 मीटर पर सेकंड। ये सब डायग्राम में हो गया। अब बात करेंगे y डायरेक्शन की, क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। y डायरेक्शन में क्या दे रखा है हमको? हमें दे रखा है y डायरेक्शन की वेलोसिटी vy 5 मीटर पर सेकंड है और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर्स है। तो इसका यूज करके हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ सॉल्व किया, वी विल गेट दिस इंप्लाइज टाइम t इज इक्वल टू 6 मिनट, सॉरी 6 सेकंड्स। 6 सेकंड का टाइम लगा है जितनी देर में पार्टिकल का y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो जाए। अब बात करेंगे x डायरेक्शन की। तो x डायरेक्शन में क्या होता है? वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज नथिंग बट 10 cos 30 डिग्री, दैट इज सिंपली 5√3 मीटर्स पर सेकंड। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इनटू टाइम t, दैट इज इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकंड इनटू 6 सेकंड्स, दैट इज इक्वल टू 30√3 मीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है, 30√3। समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्या किया हम लोगों ने? देखो, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट ये जो सॉल्यूशन सॉल्व करने का जो तरीका बताया ये बहुत जरूरी है। एक डायरेक्शन की कंडीशंस यूज करते हुए हमने टाइम निकाले, उस टाइम को दूसरे डायरेक्शन में यूज कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ये सबसे स्टैंडर्ड होगा, सबसे बेसिक होगा। इस चैप्टर के सबसे बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ठीक है बेटा, तो फटाफट सब लोग कॉपी कर लो। कॉपी हो गया होगा आई गेस। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, इसमें उतना टाइम नहीं दूंगा मैं।
नहीं बेटा गलत है ऋतिक, आपका आंसर गलत है। तमन्ना सही आंसर दिया आपने। देखो पार्टिकल की पोजीशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, है ना। तो अच्छा, आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, यहाँ से सिंपली मिल रहा है एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 4t। ठीक है, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर को सॉल्व करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब ये हो गया v इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 2t, और यहाँ से आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी दैट इज सिंपली 4। नाउ हमें पूछा गया है कि दो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स क्या हुआ। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, आपसे x भी पूछा गया है, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिंपली 4 मीटर। Vx निकाल सकते हैं, Vx इक्वल टू 2t दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकंड, एंड Vy भी निकाल सकते हैं, Vy कितना है, वो तो परमानेंट फिक्स ही है 4 मीटर पर सेकंड से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसको जोड़ के दोनों वेलोसिटीज को, कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और पोजीशन x इज इक्वल टू 4 मीटर तो है ही है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, फाइंड x का आंसर ये हो गया, और v वेक्टर का आंसर ये हो गया 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज रूट 32, वो भी सही होगा। बट क्योंकि आपसे क्वेश्चन में v वेक्टर पूछा गया, इट्स बेटर टू राइट द आंसर इन कंपोनेंट फॉर्म। सर आप पोजीशन वाई कंपोनेंट का नहीं लिखे। वो पूछा ही नहीं गया ना, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड x पूछा गया है। ठीक है, y पूछा ही नहीं गया, x पूछा गया, इसलिए सिर्फ x का आंसर निकाला मैंने। सबको समझ में आया कि नहीं आया ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? समझ गए सर। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर का 90% पार्ट है, इसलिए इसको तो पढ़ना ही है हमें अच्छे से। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज सिंपली अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वेक्टर, नीचे की तरफ जी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। ठीक है, कोई भी बॉडी जो कि फ्री फॉल कर रही है, इतने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल कर रही है, उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम अपने मोशन के अकॉर्डिंग इसके प्रोजेक्टाइल को दो केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिसमें मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, जिसमें जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आ गई, जो भी मोशन हुआ एक ही स्ट्रेट लाइन में हुआ, इसलिए
इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ भी चुके हैं इस पार्ट को। दूसरा जिसमें मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है बल्कि एक प्लेन में हो रहा है, मोशन इन अ प्लेन हो रहा है। इसमें क्या हुआ, हमने किसी बॉल को या पत्थर को ऐसे वेलोसिटी यू से फेंक दिया, लेट्स से कुछ एंगल थीटा पर, तो ये बॉल इस तरीके से जाते हुए यहाँ पर ऐसे आके गिर गई। ठीक है, ये हो गया आपका मोशन, ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस केस में भी एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ जी होगा। यहाँ पे भी क्योंकि लगातार एक्सेलरेशन अर्थ नीचे खींच रहा है, इसलिए यहाँ पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी वेक्टर होगा। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉपी हो गया। ठीक, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ बेसिक अजम्पशंस लेते हैं। वो अजम्पशंस क्या है ये समझते हैं पहले। सबसे पहला अजम्पशन तो है कि भैया कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा, जी के बराबर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई एक्सेलरेशन किसी प्रकार का, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा अजम्पशन हमारा होगा, एक सेकंड बेटा, हाँ, दूसरा अजम्पशन होगा कि रेंज इज स्मॉल, सो जी वेक्टर इज कांस्टेंट। रेंज स्मॉल है इसलिए जी वेक्टर कांस्टेंट होगा, ये हमारा दूसरा अजम्पशन है। ठीक है, ये दो बेसिक अजम्पशन लेते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तीसरा भी कोई अजम्पशन लेना पड़ेगा क्या यहाँ पे? नहीं, बाकी सब ठीक है। तीसरा अजम्पशन हमारा रहता है कि रेंज क्योंकि स्मॉल है इसलिए अर्थ इज फ्लैट। हम अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अजम्पशंस हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ही हम इक्वेशंस को लिखेंगे। ये अजम्पशंस क्यों लिए हम लोगों ने? ताकि हमारी इक्वेशंस सिंपल बने, डिफिकल्ट ना बने। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आपका फ्लोर है, दो बॉल्स हैं आपके पास, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, दोनों सेम हाइट एच पर है। बॉल नंबर 1 को मैंने सिंपली ड्रॉप कर दिया और बॉल नंबर 2 को मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी u, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंक दिया। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी बॉल ग्राउंड पे या फ्लोर पे पहले पहुंचेगी। बॉल नंबर 1 और दोनों बॉल एक नंबर 2 साथ। में से कौन सी सर बॉल, दोनों एक साथ। सर दोनों एक साथ। हाँ, कौन सी बॉल फ्लोर पे पहले पहुंचेगी? जवाब ये है दोनों एक साथ। क्यों ये जवाब है, इसको भी एक बार समझते हैं। लेट्स से ये जो हमारा डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को हमने वाई डायरेक्शन ले लिया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन ले लिया। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, एक क्वेश्चन का और जवाब दे देता हूँ कि सर हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। ठीक है, जो जी वेक्टर का डायरेक्शन है उसको हम वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन वाई एक्सिस, ये हमने मान लिया। अब बॉल नंबर 1 को क्या है, हमने सीधे ड्रॉप कर दिया, बॉल नंबर 2 को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। तो अगर मैं अलोंग वाई डायरेक्शन बात करूं, अगर मैं अलोंग वाई डायरेक्शन बात करूं तो बॉल 1 के लिए अलग कहानी लिखूंगा, बॉल 2 के लिए अलग कहानी लिखूंगा। बॉल 1 के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि वाई डायरेक्शन में क्योंकि बॉल को बस ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल
इज इक्वल टू, क्योंकि मेरा y अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस एच, और टाइम हमको निकालना है। वहीं अगर बॉल 2 के बारे में बात की जाए तो इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, इसलिए वाई डायरेक्शन में इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, इसकी भी यू वाई 0 है, इसका एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन माइनस जी है, इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस एच है। हमें इसके लिए भी टाइम निकालना है और कंपेयर करना है दोनों में से किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, किस में टाइम कम लगेगा। अब अगर आप इन कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करो, बस इन दोनों को एक साथ देख लो तो क्या देखोगे, दोनों का यू सेम है, दोनों का ए वाई सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का टाइम भी ऑब्वियसली सेम ही होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं बोथ बॉल्स रीच फ्लोर साइमल्टेनियसली। दोनों बॉल्स फ्लोर पर एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है, दोनों बॉल्स फ्लोर पर एक साथ पहुंचेंगे क्योंकि दोनों का टाइम सेम आएगा। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया? क्वेश्चन भी कॉपी करना होगा ना आप लोगों को, या वो तो मैंने दिया था टाइम। ओके, तो अब हम, सर हाँ बेटा, सर बॉल 2 का डिस्प्लेसमेंट माइनस एच कैसे हुआ? हम सिर्फ वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। देखिए ओ ठीक क्या है। हुआ, समझिए। बॉल 2 जो है वो इस तरीके से जाके यहाँ गिरी, है ना, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो इतना है, यही कह रहे हो ना आप। पर इसके डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वाई डायरेक्शन के अलोंग है। तो आप मुझे बताइए वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच के बराबर ही है, लेकिन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए माइनस एच। ठीक है, यस सर। यहाँ लिखा है ना सबसे पहले अलोंग वाई डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, माइनस एच। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। देखो क्या हो रहा है, अगर हम सीधे डायरेक्ट इसका आंसर लेना चाहें तो बॉल 2 को जो भी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो एक्स डायरेक्शन में दी गई है, वाई डायरेक्शन में कोई कंडीशन में चेंज नहीं किया गया। वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई, वाई डायरेक्शन में सेम हाइट तक गिरने देना है, मतलब वाई डायरेक्शन के लिए सब कुछ सेम है। वाई डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो टाइम भी ऑब्वियसली सेम ही लगेगा। तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि अलोंग वाई डायरेक्शन बोथ वॉल्स, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए दोनों का टाइम भी सेम ही होगा। ठीक है, इसको फटाफट सब लोग, वैसे कॉपी तो आप लोग कर चुके हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? जब भैया वाई डायरेक्शन की सारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है तो टाइम भी तो सेम लगेगा। तो अभी के लिए मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, इसके आगे देखो मैंने बोला था मैं डाउट्स लूंगा क्लास के बाद, वो आज से नहीं ले रहे क्योंकि आज मैंने कुछ और एंगेजमेंट रख रखी है। एक काम करते हैं, इस हफ्ते में वेंसडे को ले लूंगा, अगले हफ्ते से मंडे को ले लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? सर वेडनेसडे। हाँ, मेरी क्लास शेड्यूल तो ट्यूसडे और थर्सडे की, बट चल रही मंडे और वेंसडे ना, तो मैं वेंसडे को ले लूंगा इस हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते से हमेशा मंडे को लूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।